हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद खान है। मास्टर एक की सीरीज़ में आज हमारे लेक्चर 4 का पार्ट 2 है। तो हमने पिछले लेक्चर में इमेज मैप देखा था। आज हम ये देखेंगे एचटीएमएल के अंदर हम बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपना वीएस कोड ओपन किया। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हमें एचटीएमएल के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है और सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, वो यूज़ करनी पड़ेगी और इधर URL इमेज का आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट के पीछे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो अभी हम एक पैराग्राफ के पीछे देखते हैं। अगर पैराग्राफ है मेरा ये, और हम 50 वर्ड्स का पैराग्राफ मैंने लिया। यहाँ पे आए व्यू के अंदर वर्ड रैप कर दिया, यानी कि ये ब्रेक हुआ नज़र आए जब भी न्यू लाइन पे जाए तो ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ स्टाइल इज इक्वल टू यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद उसका URL देने के बाद इधर मैं इमेज का अपने URL दे दूंगा, चाहे वो मेरे यहाँ पे अपने फोल्डर में पड़ी हो, चाहे मैं कहीं और से ले आऊँ। हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा, splash.com पे जाऊँगा। वहाँ से मैं कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से इमेज ले सकता हूँ। मैंने नेचर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी इमेज मैंने डाउनलोड कर ली। ये मेरी इमेज आई और ये मैंने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड हो जाएगी और इसे मैं अपने फोल्डर के अंदर रखूँगा। फोल्डर के अंदर रखने के बाद मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। देखते यहाँ पे मैं a.jpg नाम से मैंने इसको रीनेम कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे रीनेम करके मैंने इसको अपने फोल्डर के अंदर रख ली थी, ठीक है। a.jpg के नाम कंट्रोल एस किया, इसको लाइव सर्वर के जरिए ओपन किया। जैसे ही ओपन होगी आप देख सकते हैं कि ये इमेज आ गई। इमेज क्योंकि ब्लैक है और टेक्स्ट भी ब्लैक है, जिसकी वजह से हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। हम टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे। टेक्स्ट का कलर वाइट करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि CSS की एक प्रॉपर्टी है कलर नाम की, और वो यूज़ करके हम टेक्स्ट का कलर वाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर जैसे ही वाइट करेंगे, ठीक है, आपको ये देखें समा। अब आप चाहते हैं कि यार ये तो पैराग्राफ के पीछे, यानी कि ये बैकग्राउंड इमेज लगी थी किसकी, पैराग्राफ की लगी थी। यानी कि पैराग्राफ की जितनी हाइट होगी इतनी वो डिस्प्ले होगी, बाकी वो डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप पैराग्राफ की भी हाइट दे देते हैं तो ये और भी ज़्यादा डिस्प्ले होगी। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि यार पैराग्राफ की हाइट हो 500 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करके मैंने ओपन किया इसे। ये देख सकते हैं 500 पिक्सल का पैराग्राफ हो गया और ये पीछे डिस्प्ले हो रही है इमेज। और दूसरा तरीका बैकग्राउंड इमेज लगाने का ये भी हो सकता है कि आपको मैंने बताया था वो कि इंटरनल स्टाइलिंग के जरिए भी लगा सकते हैं। किस तरह, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा, यहाँ पे मैंने मेरा कौन सा किसके पीछे लगानी है, पैराग्राफ के ऊपर लगानी है। कर्ली ब्रैकेट खोली और बंद की और इस सारे स्टाइल को उठा के उसके अंदर डाल दिया, तो ये इंटरनल स्टाइलिंग हो जाएगी इसकी। ये एक कलर है, ठीक है, और दूसरा और ये तीसरा। ये देखिए 3 कंट्रोल एस किया, इधर से स्टाइल एट्रीब्यूट को हटा दिया। सेव करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं आप वापस आ गए। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज आपको आप पूरे पेज पे भी लगा सकते हैं। किस तरह, फर्ज कीजिए कि आप यहाँ से इसको यहाँ से हटाते हैं। बैकग्राउंड इमेज को पूरे पेज पे लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट दूंगा। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट दिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, और URL दिया, ठीक है। URL के अंदर मैंने अपनी इमेज का लिंक दे दिया, यानी कि जहाँ भी वो पड़ी हुई है मैं p.jpg कंट्रोल एस किया और ये मेरी किधर आ जाएगी, बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी इमेज। ये आप देख सकते हैं ये इमेज मेरी बैकग्राउंड के अंदर आ गई। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यार ये तो मैंने तो एक इमेज लगाई थी, ये इमेज इतनी बार रिपीट क्यों हो रही है। इमेज का जितना साइज होगा उतना तो वो कवर कर लेगी, लेकिन वो फिर बार बार रिपीट होगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम
HTML की एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट के नाम से, उसको नन कर देंगे। यहाँ पे W3 स्कूल वालों ने भी एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने बैकग्राउंड इमेज ऐसी लगाई तो ये देखें रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी रिपीटेशन को बंद करने के लिए हम बैकग्राउंड रिपीट को नन कर देंगे। चलिए देखते हैं कि यानी कि बैकग्राउंड रिपीट को किस तरह नन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड रिपीट के नाम से एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं नन, जो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है ये सारी नज़र आ रही है, ठीक है। आपके VS कोड के अंदर ये आएंगी, तो इसको नो रिपीट कर देता हूँ, यानी कि रिपीट ना हो। Ctrl+S जैसे किया, सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये रिपीट नहीं होगी। ये भी अब भी दो ठीक है, सिंगल इमेज है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये रिपीट नहीं हो रही, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है, रिपीट नहीं हो रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरी इमेज इस पेज को, यानी कि जो व्यू हो रहा है मेरा डॉक्यूमेंट, इसको कवर कर ले। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं कि वो किस तरह कवर करेगी। अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी कि जो मेरी इमेज है ये पूरे व्यू पोर्ट को कवर कर ले, यानी कि जो पेज, जो व्यू नज़र आ रहा है उसको कवर कर ले, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, एक बैकग्राउंड साइज नाम की एक प्रॉपर्टी यूज होती है, बैकग्राउंड साइज नाम की प्रॉपर्टी यूज होती है। और इसको मैं वैल्यू क्या दूंगा, इसको मैं वैल्यू दूंगा कवर। तो ये क्या कर लेगी, ये आप खुद देख लीजिए क्या कर लेगी, कवर कर लेगी पूरे पेज को, पूरी बॉडी को। इस तरीके से आपने बैकग्राउंड की इमेज को सेट कर दिया, यानी कि पूरी कवर आ गई। लेकिन अगर आप एक और इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपकी ना इमेज जो होती है वो कवर नहीं हो जाती, पूरी कवर तो हो जाती है लेकिन उसका प्रोपोर्शन भी ख़राब हो जाता है बाज़ औक़ात। और आपको ये श्योर करने के लिए, यानी कि ये मुकम्मल तौर पे कवर हो जाए, तो आपको कोर प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है बैकग्राउंड अटैचमेंट की। बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी से आपको, बैकग्राउंड अटैचमेंट एक प्रॉपर्टी होती है, हम आगे जब फर्दर CSS यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये सारी यूज़ होगी। बैकग्राउंड अटैचमेंट के अंदर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स हो गई, यानी कि हर हाल में ये कवर करेगी, चाहे इसको स्ट्रेच होना भी पड़े तो। बल्कि ये बैकग्राउंड, जो हमने ये बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किया ना, इसका ये फ़ायदा होगा कि जब भी हमारी इमेज आएगी वो इस पेज को कवर कर लेगी, लेकिन ये इसकी प्रोपोर्शन ख़राब नहीं करेगी इमेज की। तो ये हम फर्दर CSS के अंदर डिटेल से देखेंगे, यानी कि जब भी हाइट और विड्थ देंगे उसको, यानी कि CSS के अंदर उसको डिटेल से देखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो पिक्चर एलिमेंट आता है। पिक्चर एलिमेंट HTML के अंदर पिक्चर एलिमेंट क्या करता है कि वो भी इमेज डिस्प्ले करता है, लेकिन डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से, डिफरेंट डिवाइसेस की मीडिया के हिसाब से, उसकी विड्थ के हिसाब से। फ़र्ज़ कीजिए आपका लैपटॉप है वो 17 इंच का है, तो उसके हिसाब से डिस्प्ले करेगी। आपका मोबाइल है, आप चाहते हैं कि मेरे लैपटॉप पे जो है, जो मेरा वेब पेज है उस पर जब जब भी वो लैपटॉप पे ओपन हो तो उसमें कुछ और इमेज दिखाई दे, जब वो मोबाइल के ऊपर ओपन हो तो उसमें कुछ और इमेज दिखाई दे, जब ये किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो तो इसमें कोई और इमेज दिखाई दे, यानी कि मीडिया के विड्थ के हिसाब से। तो आप क्या करते हैं, पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। अब पिक्चर एलिमेंट के अंदर आपको पता है कि वो एक से ज़्यादा सोर्स हो सकते हैं। सोर्स क्या होते हैं कि यानी कि उसकी इमेज सोर्स के अंदर देखेंगे, सोर्स के अंदर क्या क्या आता है। सोर्स, इसके अंदर एक से ज़्यादा सोर्स एलिमेंट हो सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर एक से ज़्यादा सोर्स एलिमेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट सोर्स को फिल करें, सबसे पहले इसके अंदर आता है मीडिया, यानी कि ये इमेज जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं ये किस मीडिया पे डिस्प्ले हो, यानी कि इसकी मीडिया की क्या विड्थ होनी चाहिए। आप लगाएंगे, आप कहेंगे कि यार उसकी जो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए ना उस मीडिया की, सॉरी सिंटैक्स गलत लिख रहे हैं, मिनिमम जो विड्थ हो, यानी कि मिन विड्थ के लिए क्या लिखेंगे, यानी कि उसकी मिनिमम विड्थ जो हो, मिनिमम विड्थ उसकी 600 पिक्सल, मैं ये लिख देता हूँ। यानी कि मिनिमम विड्थ 600 हो और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो तो उसमें ये इमेज डिस्प्ले कर दीजिए। चाहे सोर्स सेट के अंदर हम इसका
इमेज का, यानी कि जहाँ भी पड़ी होगी यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। ठीक है, सोर्स सेट के अंदर ये आ गया। एक हमने 650 पिक्सल या उससे ऊपर अगर विथ होगी तो ये वाली इमेज दिखाई देगी। और दूसरी क्या, दूसरा ये करते हैं कि अगर 650 से नीचे थोड़ा आते हैं, मैं कहता हूँ अगर हो मीडिया जो मेरा हो मीडिया की जो मिनिमम विथ हो, जो कम से कम विथ हो, वो कितनी हो, मिनिमम विथ उसकी जो हो वो 400 हो। 400 या 400 से ऊपर, 400 या 6, यानी कि मिनिमम विथ क्या कि 400 से 400, कम से कम 400, ऊपर जितनी मर्जी, यानी कि 400 तक ये वाली इमेज दिखाई दीजिए। अगर डिवाइस की विथ 400 तक है तो ये वाली इमेज 400 से लेकर यानी कि 650 तक। यहाँ पे p.jpg, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई बिट नहीं है तो फिर हम एक एहतियाती तौर पे एक इमेज टैग लगा देते हैं। अगर वो मीडिया भी मैच ना करे, ये दोनों मीडिया मैच ना करें, तो फिर ये वाली इमेज दिखाई दीजिए। ठीक है, कंट्रोल एस किया, सेव किया। ये देखिए अब ये कौन सी आएगी, जो 650 से ऊपर जिसकी विड्थ है ना, यानी कि ए वाली जो होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। जो ए वाली इमेज होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, यानी कि 650, कम से कम 650 और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो। और किस तरह देखेंगे कि हम अपने इंस्पेक्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, हम अपने इंस्पेक्ट के अंदर आ गए। हमने कम से कम कितनी रखी थी, 650। 650 तक तो ये इमेज रहेगी, देखना 650 तक हमने कहा था कि उसकी कम से कम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 650। ये देखें, जैसे 650 क्रॉस करती जाएगी, ये विड्थ है ये वाली, तो ये इमेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने कहा था कि 650 से नीचे अगर 400 तक जाए तो कौन सी इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए, बी वाली जो है। तो ये देखें, जैसे 650 से नीचे आएगी तो कौन सी डिस्प्ले हो जाएगी, बी वाली। ये देखिए, बी वाली किधर तक जाएगी, 400 तक जाएगी। 400, ये किधर तक जाएगी, 400 तक, ये 400 तक जाएगी। जैसी 400 होगी और बाय डिफॉल्ट इमेज आ जाएगी जो हमने यहाँ पे रखी हुई थी। ये मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ, देखना 400 तक तो इमेज ये नज़र आएगी, ये वाली। रिफ्रेश किया इसको, ये देखें 400 जैसी क्रॉस करती जाएगी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इसको रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि इमेज डिस्प्ले नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो है कमेंट कर दिए। बाय डिफ़ॉल्ट कंपलसरी है, यानी कि ये होना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर होना चाहिए, बस सिंपल है। यानी कि डिवाइस की विड्थ अगर 650 या उससे ऊपर हुई, कम से कम 650 हुई, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी जाए, यानी कि जहाँ तक अगला सोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ, तो उसकी ये वाली इमेज दिखाई दीजिए। अगर कम से कम 400, ज़्यादा से ज़्यादा 650 तक जाए तो ये वाला दिखाई दीजिए, बी वाली इमेज। अगर इन दोनों में से कोई ना मिले, यानी कि 400 से नीचे आएंगे, तो ये सी वाली, यानी कि ना ये वाला मीडिया की विड्थ मिले या ना इसकी विड्थ मिले। तो सिंपल है, देख लें। जैसे ही मैं 600 को, यानी कि कितनी थी मेरी, 650 थी ना, जैसे मैं 650 को क्रॉस करूँगा, देखना वो वाली, ये वाली आ जाएगी इमेज। जैसे ही मैं 400 को नीचे आता या नीचे आता जाऊँगा, और जैसे ही मैं इसको 650 से नीचे आऊँगा तो ये दूसरी वाली इमेज आ जाएगी। जैसे मैं 400 से नीचे आऊँगा, 400 नीचे से बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज लगी हुई थी वो आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली सोर्स सेट का काम है, पिक्चर एलिमेंट का ये काम है। ठीक है, पिक्चर एलिमेंट बेसिकली क्या करता है, ये हर डिवाइस के विड्थ के हिसाब से इमेज लगाता है। मैं चाहूँ कि मेरे मोबाइल में पिक्चर और लगे और मेरे लैपटॉप पे पिक्चर और लगे मेरे, जब भी वेब पेज ओपन हो। ठीक है, इसने यही चीज़ बताई हुई है। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि HTML में हम अपने पेज पे फेव आइकन कैसे लगाएंगे। फेव आइकन बेसिकली होता है कि जैसे ये देखें, आपको HTML पे यहाँ पे एक आइकन सा नज़र आ रहा है, ये हमारा फेव आइकन होता है। इसको लगाने का तरीका देखेंगे कि HTML के अंदर इसको कैसे लगाते हैं। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमने एक लिंक
एट्रीब्यूट लिखा और इसमें हमने ये बताना है कि इसका रिलेशनशिप क्या है इस डॉक्यूमेंट के साथ। रिलेशनशिप आपको पता है कि ये एक आइकन है ये, ठीक है, इसका ये रिलेशनशिप है इसके साथ, यानी कि इस पेज का ये आइकन है। फिर टाइप क्या है इसकी, टाइप में हम ये बताएंगे कि इसकी टाइप क्या है। इमेज है, टाइप तो इमेज ही क्या, लेकिन इसका इमेज किस टाइप की है, एक्स आइकन टाइप की, यानी कि आइकन है ये। यहाँ पे अगर जेपीजी या पीएनजी होती तो उधर जेपीजी या पीएनजी आ जाती है, ठीक है। यहाँ तो लेकिन अभी क्या आइकन होगी इमेज, तो इसमें ये इसकी टाइप लग जाएगी, यानी कि इमेज की टाइप क्या है, आइकन है, और रिलेशनशिप क्या है, ये आइकन है इसका पेज का। अब मज़ीद ये कि इसमें जहाँ पे इमेज पड़ी हुई है वहाँ का इसको एड्रेस दे देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी कहीं से इमेज फेव आइकन के लिए निकाल लेता हूँ। उसने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि हम अपनी मर्ज़ी से फेव आइकन जनरेट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो हम कुछ भी यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख के अपना एक आइकन बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिख के मैंने एक आइकन बना लिया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मेरा फेव आइकन डाउनलोड हो गया। इसको मैं कॉपी करके सबसे पहले अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर डाल दूँगा। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे दे देना नाम, मेरा इसका नाम फेव आइकन डॉट, इसकी एक्सटेंशन क्या .ico, क्योंकि आइकन है। इसको सेव किया और यहाँ पे जैसे ही आया ये आप देख रहे होंगे कि डिस्प्ले हो गया मेरा आइकन। ये देखें इमेज के साथ अपने टाइटल के साथ आपको नज़र आ रहा है ना, आपका आइकन डिस्प्ले हो रहा है। इसको फेव आइकन कहते हैं। ये हमारे रूट डायरेक्टरी पे होता है, मोस्टली हमारे ये रूट डायरेक्टरी पे होता है। जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे आप देखेंगे आप जहाँ पे आपकी रूट फाइल पड़ी हुई है index.html उसके साथ होगा ये। अच्छा, यहाँ पे इसने ये बताया कि फेव कौन जो होगा हमारा फेव कौन, उसकी फ़ाइल की फॉर्मेट क्या क्या हो सकती है और कौन कौन से ब्राउज़र पे। अभी हम क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें .ico भी चल जाएगी, .png भी चल जाएगी, .gif भी, .jpeg और .svg, ये सारी फॉर्मेट की फाइलें वहाँ पे चल जाएंगी, ठीक है। जैसे ये हमारी .ico है ना, आइकन है, यानी कि यहाँ पे .jpeg भी चल जाएगी, .png भी चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि टेबल्स, HTML के अंदर टेबल्स देखेंगे। HTML टेबल हमारी हेल्प करते हैं हमारा जो डाटा होता है उसको रो और कॉलम्स की शक्ल में लिखने के लिए। ये HTML टेबल्स हमारी हेल्प करते हैं। इस टेबल को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने VS कोड की तरफ जाएंगे, इन सारी चीज़ों को कमेंट्स करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम कौन सा एक टेबल एलिमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि टेबल बनाने के लिए एक टेबल एलिमेंट यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम एक टेबल रो बनाते हैं, ठीक है। टेबल रो बनाने के लिए TR, यानी कि TR का क्या मतलब है, टेबल रो। ये एक टेबल रो बन गई। टेबल रो के अंदर हम टेबल हेड पहले, यानी कि टेबल का जो हेड होता है, हेड में वो बनाने के लिए हम टेबल रो के अंदर TH इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा नेम हो गया, एज हो गई, ठीक है, नेम हो गई, एज हो गया और जेंडर हो गया। इसको मैं टेबल हेड के अंदर लिखूंगा, ठीक है। ये टेबल, एक और टेबल रो बनाई जिसके अंदर इसकी वैल्यू आएंगी, ठीक है। टेबल रो एक और बनाई, इसके अंदर क्या आएंगी, मेरी वैल्यू आती जाएंगी। और इधर TH इस्तेमाल नहीं होगा, इधर TD होगा, यानी कि सेल डाटा होगा। यानी कि TH भी TD की तरह होता है, लेकिन TH में फ़र्क ये होता है कि ये बोल्ड होता है और सेंटर होता है। अभी हम देखेंगे ना जब ये डिस्प्ले होगा तो उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे शायद दे दिया, ठीक है, शाहिद हो गया। अब इसकी जो एज है इसकी 22 और इसका जेंडर जो है मेल है। इसी तरह एक और टेबल रो बनाई। अब पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा एक टेबल बन गया, ठीक है। अच्छा, आप एक और ये चीज़ देख रहे होंगे कि इसका बॉर्डर शो नहीं हो रहा, ठीक है। बॉर्डर शो करने के लिए मैं CSS के ज़रिए इसका बॉर्डर शो कर दूंगा। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने कौन सा इनलाइन स्टाइल लगाना है, ठीक है।
ओ सॉरी, इनलाइन नहीं, हमारा इंटरनल स्टाइल लगाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि मेरा टेबल, और टेबल के अंदर मेरा टी एच, और यानी कि इकट्ठा स्टाइल भी दे सकते हैं, 3-4 एलिमेंट को इकट्ठा स्टाइल भी दे सकते हैं। ये मैंने जहाँ टेबल को, टी एच को और टी डी को, यानी कि इन तीनों का बॉर्डर लगा दूँ। बॉर्डर क्या हो, ये 1 पिक्सल हो, विथ हो और सॉलिड हो और ब्लैक हो, ठीक है। अब जैसे ही आप रिफ्रेश सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये बॉर्डर लग चुका है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉर्डर लग गए, यानी कि टी डी को अलग लग गए, टी एच को अलग लग गए और टेबल को भी लग गए। यानी कि मैं चाहता हूँ कि सिंगल सिंगल लाइन आए, तो उसके लिए मुझे CSS की एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स। ये इसका नाम है और इसकी वैल्यू कोलैप्स आ जाएगी। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि सिंगल बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। ये देखिए सिंगल बॉर्डर के अंदर। अब आप मज़ीद इसको विद पैडिंग देना चाहिए, यानी कि हर चीज़, यानी कि हर एक सेल के अंदर पैडिंग आ जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हर एक सेल के अंदर 10 पिक्सल, यानी कि चारों तरफ से पैडिंग आ जाएगी। कंट्रोल एस किया, ये देखें 10 पिक्सल की आ गई। अब एक रो थी ना, एक रो तो ये टेबल हेड था, टेबल हेड देखिए मैंने क्या कहा था कि टेबल हेड यानी कि वो बोल्ड करके लिखते हैं नॉर्मल टेक्स्ट से। तो ये टेबल हेड था हमारा, जिसके अंदर एक रो थी, उसके अंदर टेबल हेड था। और अब मैं एक और रो बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल आया, ये इस तरह, यानी कि जिस तरह बनाई थी, एक और रो बनाई, TR लगाया, ठीक है। TR लगाने के बाद यहाँ पे TD लगाया, यानी कि इसका इसके सेल बनाने के लिए क्या होते हैं, ये चीज़ लगाते हैं हम। यहाँ पे अली लिखा, अली के बाद यानी उसकी उम्र जो है, अली की एज 23 है, और अली की जो है मेल, या अली का जेंडर मेल है, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव किया, ये देखें अली आ गया। इसी तरह मैंने इसी तरह रो ऐड करता जाऊँगा। अगर आपको जितनी मर्जी रो ऐड करनी हो, आप TR लिख के उसमें हर एक में, TD का क्या मतलब होता है, ये सेल्स होते हैं, यानी कि जो अंदर सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स, ये सेल्स होते हैं। और TR क्या होती है, रो होती है, ठीक है। इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, ये मेरी रो बढ़ती जाएगी। जैसे सेव किया तो ये देखिए मेरी रो बढ़ गई, ठीक है। ये हमारा टेबल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बस यही है कि सिंपल टेबल लिखते हैं, उसके बाद टेबल रो डालते हैं जितनी रो डालनी हो। पहली रो में क्या लिखते हैं, टेबल हेड, क्योंकि टेबल हेड और TD में यही फ़र्क है कि ये बोल्ड लेके आता है। TH लगाएं तो ये बोल्ड टेक्स्ट को लेके आता है, ये देखें बोल्ड और सेंटर्ड हुआ होता है टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद TD, यानी कि टेबल डाटा के लिए क्या लगाते हैं, TD। हर रो के अंदर TD लगाते जाएंगे, यानी कि टेबल का डाटा क्या होगा, उस रो का डाटा क्या होगा, TD से एब्रीवेशन ही है टेबल डाटा, ठीक है। अब ये कि हम इस टेबल को स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसके कुछ रो का कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ कॉलम का कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो ये है टेबल रो या टेबल हेड के अलावा उनके पीछे कुछ कलर लग जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, टेबल रो यहाँ पे आया, टेबल रो और TD, या सिंपल टेबल, पहले ये देखते हैं, ठीक है। टेबल और TD के पीछे बैकग्राउंड कलर मैं लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लगाया। बैकग्राउंड कलर यहाँ से यही उठा लेते हैं, कंट्रोल एस किया, ठीक है। आप देखेंगे, ये देखें बैकग्राउंड कलर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि यानी कि इन्हीं के पीछे आए, सारों के ऊपर टेबल हेड पे ना आए, टेबल हेड। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, टेबल रो को रिमूव करके देखता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ये देखिए टेबल हेड से हट गया और ये टेबल रो के ऊपर से आ गया सारी, ठीक है। टेबल रो के TD के ऊपर आ गया, यानी कि टेबल डाटा के ऊपर आ गया। TH पे मैं कुछ और कलर रखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे TH को मेंशन करके ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ और रख देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक की रख दिया, ठीक है।
कंट्रोल सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आए, देखना इसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। ठीक है, आप इस तरह बैकग्राउंड कलर की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं टेबल्स की। सेम इसी तरह आप बॉर्डर का रेडियस भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार इन तीनों के बॉर्डर का रेडियस या TH और TD दोनों का, TH और TD दोनों का बॉर्डर रेडियस, कुछ इनके बॉर्डर्स का रेडियस आ जाए, यानी कि बॉर्डर रेडियस आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यानी कि रेडियस, ये देखें, ये आपको समझ आ रही होगी कि ये देखें रेडियस आया तो ये टर्न हो गए। अब आप कह रहे होंगे कि ये फिर ऊपर वाले क्यों नहीं टर्न हो, ये तो टेबल है ना, टेबल को टर्न करना हो तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, टेबल भी लगा दूंगा, TABLE। तो क्या होगा, ये अब टेबल वाली भी जो बॉर्डर होगा वो भी टर्न हो जाएगा, देखना। अच्छा, यहाँ पे देखें ये टेबल पे ये इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब मैंने क्लास ये 2 बार मेंशन कर दी, यहाँ भी मेंशन कर दी, यहाँ भी मेंशन कर दी। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दूँगा। तो इसको अब कंट्रोल S करके चेक करते हैं। अच्छा, आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये देखें अब इसका टेबल का जो बॉर्डर है वो राउंड नहीं हो रहा। तो इसको हम आपको अगर डिबगिंग करनी हो तो आप ये इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि इस पे टेबल पे क्लिक करके इसको लेके आना है, और ये देखें ये किस प्रॉपर्टी की वजह से बॉर्डर रेडियस नहीं लग रही। ठीक है, यानी कि बॉर्डर रेडियस तो टेबल पे भी लगी हुई थी ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से नहीं लग रही। तो आप एक एक प्रॉपर्टी बंद करके यहाँ से चेक करेंगे। ये इसको बंद करने से हमारा बॉर्डर का रेडियस टेबल का चेंज हुआ नहीं हुआ, इसको बंद करने से चेंज हुआ। हाँ, ये देखें, अब मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी, इस तरह डिबगिंग होती है। ठीक है, HTML के अंदर बॉर्डर कोलैप्स जो था ये बंद किया, तो मैंने क्या, ये बंद होने से क्या हुआ, इसके बॉर्डर पे भी, यानी कि टेबल के बॉर्डर पे भी रेडियस अप्लाई हो गया। तो जैसे मैं शोन करता जाऊँगा, देखें ये टेबल का जो रेडियस है वो चला गया है। इसी तरह और भी काफ़ी किस्म की फॉर्मेटिंग है। आप बॉर्डर्स का कलर भी चेंज कर सकती हैं। आप बॉर्डर्स का कलर चेंज करना चाहें तो आप किस तरह करेंगे, बॉर्डर कलर नाम की प्रॉपर्टी आती है, बॉर्डर कलर। ठीक है, इसके अंदर कोई भी कलर आप दे दें जो आपने बॉर्डर का रखना हो। तो कंट्रोल S किया तो इसके बॉर्डर्स का कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखें, इसके बॉर्डर का कलर चेंज हो गया।